भाभी के मायके से कोई सामान लेकर नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे। आज कितनी ठंडक है ना काकी। हाँ बहू रानी, ठंड तो बहुत हो रही है आज। अचानक से मौसम बदल गया तो रजाई अच्छे से ओढ़ ले और लल्ला को भी छिपा ले। जाफे के कच्चे शरीर में एक बार ठंड लग गई तो जिंदगी भर परेशान करेगी। हाँ काकी, लेकिन मुन्ना को पहनाने के लिए कोई मोटा कपड़ा तो यहाँ है ही नहीं। आज ही माजी से कहती हूँ कोई गरम स्वेटर मंगवा दे लल्ला के लिए। कजरी ने अपने 2 दिन के बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपकाते हुए कहा। जब कजरी की सास कमरे में आई तो कजरी बोल पड़ी, माँ जी आज ठंड बहुत हो रही है, लल्ला को कोई गरम कपड़ा पहनाना पड़ेगा। ठंड तो है लेकिन सबसे पहले नया कपड़ा तो तेरे पेहर से आएगा, तभी इसे पहनोई बहुरिया। अभी गर्म शॉल में ही लपेट ले। लेकिन माँ जी वो तो अभी 5-7 दिन बाद ही आएंगे ना। तब तक कजरी असमंजस से बोली, बहू अब ये तो रीत है, बच्चों को सबसे पहले अपने घर का नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता। इसकी कोई बुआ होती तो वो कोई स्वेटर ले आती, लेकिन भगवान ने मुझे पहले कोई बेटी भी नहीं दी और ये ठहरा इस घर का पहला बच्चा, तो कोई पुराना स्वेटर भी तो नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर कजरी चुप रह गई। अपने 2 दिन के बेटे को शॉल में लपेटकर कलेजे से चिपका लिया। मन ही मन सोच रही थी, इस घर में पैदा हुए बच्चे को इस घर से पहली बार पहनने के लिए कपड़े भी नहीं दे सकती। ये कैसी रीत बनाई है समाज ने। अपने बिस्तर पर लेटी हुई कजरी को सारे के बाद का एक एक दिन याद आ रहा था। कैसे हर त्योहार पर मायके से आए हुए शगुन और कपड़ों का इंतजार करना पड़ता है, चाहे पहला करवा चौथ का व्रत हो या होली। दिवाली मायके से आए कपड़े गहने ही पहनने होते हैं और बयाना भी मायके से आई चीज़ों का ही निकलता है। जब कजरी के ससुराल का पुराना घर तोड़कर नया घर बनवाया गया तो उसके मुहूर्त पर भी सासू माँ ने बोली, मुहूर्त पर तो तेरे मायके से ही तेरे और मोहित के कपड़े आएंगे, वही कपड़े पहनकर तो दोनों हवन में बैठेंगे। ये छोटे बड़े सभी रीति रिवाज मायके से ही तो जुड़े होते हैं और कोई कमी रह जाए तो उहेलना बेटी को सुनने पड़ते हैं। कहते तो सभी है कि ससुराल ही अब तेरा अपना घर है। सारे फर्ज सारी जिम्मेदारियां ससुराल के नाम और हक जताकर कुछ लेना हो तो मायके ही याद आता है। मायके से पराई होकर भी ससुराल की कहाँ हो पाती हैं बेटियाँ। हर छोटी बड़ी रीत रिवाज के लिए मायके पर ही तो निर्भर रहती हैं बेटियाँ। कजरी की सास भी इन्हीं नियमों को तो निभा रही थी, क्योंकि उसका जीवन भी तो इन्हीं रीति रिवाजों की डगर पर चलते हुए गुजर रहा था। वो समय जैसे तैसे निकला जब कजरी के मायके से उसका भाई छूछक लेकर आया, तभी कजरी ने अपने बच्चे को नया स्वेटर पहनाया। कुछ दिनों बाद कजरी की सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई। रात के समय सीने में अचानक से दर्द उठा गया। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उनका शरीर ठंडा पड़ गया।
उनके निर्जीव शरीर को लेकर जब ससुर जी और कजरी के पति वापस आए तो घर में कोहराम मच गया। बहुत मुश्किल से वो रात गुजरी। सुबह के भी 12 बज चुके थे। जो भी नाते रिश्तेदार आसपास थे वो सब पहुंच चुके थे, लेकिन उनका पृथा शरीर अभी तक घर में ही था। सभी लोग पूछ रहे थे दाह संस्कार का समय कब है, कितने समय तक ये पार्थिव शरीर घर में पड़ा रहेगा। कजरी की बुआ सास बोली, जब तक भाभी के मायके से कोई कफन सामान लेकर नहीं आ जाता तब तक लाश को लेकर नहीं जा सकते। अब भाभी के मायके से उनके भाई को आने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। तब तक देह संस्कार की रस्म नहीं हो पाएगी। कजरी स्तब्ध थी। जिस ससुराल में सास ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, क्या उस ससुराल से आज उसे अंतिम समय के लिए एक कफन भी नसीब नहीं हो सकता। तभी कहीं से खबर आई कि सास के भाई जिस ट्रेन से आ रहे थे वो 3 घंटे और लेट हो गई है। सभी लोग यही जिक्र कर रहे थे कि अब क्या करें, कैसे करें। यदि दिन ढल गया तो मुख्य अग्नि नहीं दे पाएंगे। कजरी के सब्र का बांध टूट रहा था। वो फकफकाते हुए बोल पड़ी, बस बाबूजी, बहुत हो गया। जिस सासू माँ ने अपना सारा जीवन इस घर परिवार को समर्पित कर दिया, क्या उन्हें एक कफन भी सम्मान से नसीब नहीं हो सकता? क्या इस घर पर उनका इतना भी हक नहीं है? धिक्कार है ऐसे रीत रिवाजों पर जो औरतों की आत्मा को भी छलनी कर देते हैं। कजरी की बुआ सास ने उसे चुप कराते हुए कहा, बहुरिया, अब यही रीत है तो हम क्या करें? भाभी के मायके से कोई सामान लेकर नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे? बुआ जी, बाऊ जी, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे ही जब माँ जी का शरीर यहाँ इस तरह मुख्य अग्नि का इंतजार करता रहेगा। यदि आपके हाथ इतने ही बंधे हुए हैं तो सासू माँ के लिए कफन मेरे पिताजी ला देंगे। मायका इनका हो या मेरा, क्या फर्क पड़ता है? आखिर हम दोनों ही तो इस घर के लिए पराई ही है ना। कजरी की इस बात पर कजरी के पति ने भी कहा, हाँ बाबूजी, कजरी सही कह रही है। आखिर माँ की आत्मा को इस तरह तरसाना सही नहीं है। कजरी के पिता ने उसी वक्त बाजार जा, पत्नी जी, आप बेटी की मोह में अंधी हो गई हैं। वसुधा की शादी को 6 महीने बाद ही उसके बड़े भाई वरुण की शादी थी, तो वो अपने ससुराल से रोज मायके पहुंच जाती थी और वहां अपना पूरा वहचर्य और प्रभाव दिखाती रहती। वरुण की पत्नी दिशा बहुत सुंदर और गुणी थी, पर वसुधा ना जाने क्यों दिशा को पसंद नहीं करती थी और उससे द्वेष की भावना रखती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो अपने माँ पापा को भड़काने का काम किया
करती कि बस उसके माता पिता अपनी बहू से भावनात्मक रूप से न जुड़ पाए। पराए घर की बहू होने के बावजूद अपने मायके में अपने अस्तित्व की असुरक्षा घेरे थी। हालांकि माला जी और हरीश जी को कभी एहसास नहीं महसूस हुआ कि उनकी बहू लापरवाह या लालची है, पर वसुधा कोई एक मौका नहीं छोड़ती। जब दिशा सब कुछ सही से करती और शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और वसुधा को कोई वजह ना मिलती, तो वो यही कहती कि भाभी तो आपकी संपत्ति के लालच में सब करती हैं, वरना आपके को घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगी। लगातार एक ही जगह चोट करने के निशान तो बन ही जाता है, फिर जो नहीं भी होता वो भी दिखाई देने लगता है। ऐसा ही कुछ माला जी के साथ भी होने लगा। हरीश जी ने बहुत समझाया, पर वो बेटी के मोह में अंधी हो गई थी। आखिरकार एक दिन माला जी ने वरुण, दिशा, वसुधा और अपने दामाद को बुलाया और अपना फैसला सुनाते हुए बोली, मैं अपनी संपत्ति दोनों बच्चों को बराबर में देना चाहती हूँ। तुम सबकी सहमति जाननी थी मुझे। वरुण आवाज सा रह गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि घर में क्या चल रहा है, और वसुधा खुशी के मारे फूल के कुंपा हुई जा रही थी। माला जी की निगाहें सिर्फ अपनी बहू की तरफ थी। जो विष का बीज बेटी ने दिमाग में बोया था, उसके असर के फलस्वरूप वह अपनी बहू में लालच के स्तर को तोड़ रही थी। तभी दिशा बोली, ठीक है माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। आखिर दोनों बच्चों में आपने बराबर तकलीफ सही है, पर हमारा जितना हक आपकी संपत्ति पे होगा, उतना ही बराबर का हक आपके प्रति जिम्मेदारी पर भी होगा। दीदी को आपके वरण के बराबर ही सेवा करनी होगी। फिर अपने को लड़की बताकर अपनी मजबूरियां नहीं गिना सकती हैं। ये मुझे आपका ये फैसला खुशी खुशी स्वीकार है, पर आप दीदी से भी यह स्पष्ट कर लीजिए कि इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि संपत्ति लेकर आपको भूल जाएं और मुझे और वरुण को ये याद दिलाएं कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटे की होती है। माला जी मन ही मन सोच रही थी कि दिशा तो बिना कुछ आनाकानी किए आसानी से मान गई। तभी माला जी का दामाद बोल पड़े, अरे दिशा, जिसने अपने घर में अपनी जिम्मेदारी ना महसूस की हो, वो दूसरों के घर आकर क्या जिम्मेदारी निभाएगी। इसने आज तक ना मेरे माता पिता की इज्जत की, ना उनके प्रति अपना कोई फर्ज निभाया। मेरी बहनों ने इसके आने के बाद अपना मायका छोड़ दिया। ये क्या समझेगी कि जिम्मेदारी क्या होती है। माला जी आवाज रह गई, क्योंकि उनके दामाद एक गंभीर व्यक्ति थे। कभी उन्होंने वसुधा की कोई बात या शिकायत नहीं की थी, और आज उनके अंदर का गुब्बारा बाहर आया था। इतना कहकर वो उठ के खड़े हो गए और हरीश जी से बेनम्रता से बोले, माफ़ करिएगा पापा जी, आपके बुलाने पर आ गया, पर अगर मुझे पता होता कि हाँ ये सब चल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। पूछिए अपनी लाडली बेटी से कि जो ये यहाँ करवा रही है, अगर यही मेरे घर में हो तो ये बर्दाश्त
कर लेगी क्या? मेरी तो 3 बहनें हैं। इतना कहकर वो वसुधा को वहीं छोड़कर निकल गए। माला जी और हरीश जी शर्मिंदा और निरुत्तर रह गए। हरीश जी ने माला जी को बहुत लताड़ा और कहा, तुम्हारी नाजायज बातों को मानने का ये नतीजा हुआ कि तुम्हारे साथ मेरा सर भी शर्म से झुक गया। अगर अपनी बेटी को प्रपंच के अलावा कुछ अच्छी शिक्षा दी होती तुमने, तो आज मुझे और तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। वसुधा खिसियाने के रोने लगी तो हरीश जी उससे बोले, बेटा, अपनी जगह अपने व्यवहार और कर्मों से बनाई जाती है। तुम अगर सबसे ईर्ष्या की भावना रखोगी तो कहीं की भी सुखी नहीं रहोगी। शादी के बाद ससुराल में ही बेटियां शोभा देती हैं और तुमने वहाँ भी अपनी जगह खत्म कर ली है। बेटियां अपना हक इस तरीके से नहीं मांगती। मैंने तुम में और वरुण में कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उससे ज़्यादा ही तुम्हारे लिए किया और आगे भी करता रहूँगा तुम्हारे लिए। तो हमेशा इस दरवाजे खुले हैं। मुझे से ज़्यादा तुम्हारा भाई सोचता है कि तुम्हारे लिए, पर अगर इस तरह से ले जाओगी तो हमारे बाद तुम्हें अगर भावनात्मक सहारे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से पाओगे? संपत्ति से भावनाएं नहीं आती बेटा। और हाँ, ये भी उतना ही सच है कि संपत्ति का बंटवारा करने के बाद अगर हमारे प्रति 6 महीने वरुण की जिम्मेदारी है तो अगले 6 महीने तुम्हारी भी है। पापा के मुंह से इतना स्पष्ट फैसला सुनते ही वसुधा का चेहरा बिगड़ गया। उसकी सोच के विपरीत परिणाम आ गया। फिर उसने अपने पापा, भाई, माँ और भाभी से माफ़ी मांगी और अपने ससुराल के प्रति अपने भूले हुए कर्तव्यों को पूरा करने चल दी। अपने घर, अपने मायके से ढेर सारा प्यार और ससुराल के सभी सदस्यों के लिए सम्मान लेकर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेट।